बजने वाले हैं। आपके साथ हाजिर हैं हम सुबह की बड़ी खबरों को लेकर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अगले 1 घंटे में दिखाएंगे आपको हर वो बड़ी खबर जिस पर दिन भर रहेगी आपकी नजर। आज भारत फ्रांस के बीच पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। इस डील के तहत भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। सोमवार की देर रात मुंबई पहुंचे इमैनुअल मैक्रों का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इमैनुअल मैक्रों ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब रक्षा सहयोग और एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है। आज दोपहर 3:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होगी। मुंबई के लोक भवन में होने वाली इस बैठक के बाद कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच हो सकते हैं। साथ ही भारत फ्रांस के बीच पुराना रक्षा समझौता 10 सालों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान कई अहम रक्षा सौदों पर फाइनल मुहर भी लग सकती है। साथ ही पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैक्रों शाम 5:20 पर होटल ताज पैलेस में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में शामिल होंगे। फिर 8:15 पर वो गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन और कल्चरल कमेमोरेशन में हिस्सा लेंगे। मैक्रों के इस दौरे पर चीन और पाकिस्तान की भी पैनी नजर है। इसके साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वेटरीन के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में 114 राफेल डील सबसे अहम है। राफेल की हैमर मिसाइल डील भी इस बैठक में संभवतः फाइनल हो सकती है और सबसे अच्छी बात यह कि हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में ही होगा। इसके अलावा भारत फ्रांस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज डिफेंस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समझौते पर भी मुहर लग सकती है। राफेल के मरीन वर्जन के दामों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर भी समझौता मुमकिन है। बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 20 सालों बाद बीएनपी को बम्पर जीत दिलाने वाले तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के दक्षिण प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाया गया है। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ढाका पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में करीब 1200 मेहमानों को बुलाया गया है। आज सुबह 10 बजे नए चुने हुए सांसदों की शपथ होगी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीरुद्दीन नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे, जबकि 4 बजे शाम को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे और उनकी कैबिनेट भी उसी वक्त शपथ लेगी। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एक रिजॉर्ट में शादी समारोह के दौरान भीषण आग लग गई। आग अचानक भड़की और बहुत जल्द ही उसने एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया। ये रिजॉर्ट भोपाल में बड़े तालाब के किनारे कजहूरी सड़क के पास है। गनीमत ये रही कि इस आग से किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां फेरे चल रहे थे और अचानक से आग भड़क गई। रिजॉर्ट में करीब 500 लोग वहां मौजूद थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। आग काफी देर तक भड़कती रही और बीच बीच में इस आग में धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये भोपाल में उस रिजॉर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। जब आग लगी तो उस वक्त फेरे चल रहे थे और 500 से ज्यादा लोग इस रिजॉर्ट में मौजूद थे। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को तत्परता से यहाँ से बाहर निकाला गया। वरमाला हो रही थी। वरमाला के दौरान नहीं, किसी को चोट नहीं आई। नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ। धमाके हुए हैं क्या? नहीं, हाँ धमाके हुए थे 1-2 सिलेंडर की वजह से, मगर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब लोग सेफ हैं। लोग थे शादी समारोह में? कम से कम 400-500 लोग थे कम से कम। जी बाकी सब लोग सेफ हैं। हाँ, सभी लोग ठीक है। फायर से आग लगने का? हाँ। अब खबर हरियाणा के रोहतक से है। सोमवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से यहां दहशत मच गई। दिल्ली बाईपास पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बदमाश दिनेश गोगा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक से आए बदमाशों ने 28 से 30 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, क्राइम ब्रांच एसटीएफ की टीम पहुंची, मामले की जांच शुरू हुई। हालांकि इस बीच घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ले ली है
और ये भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और अभी कई बातें सामने आ सकती हैं। पोस्ट करने वाले गैंगस्टर सनी रिटोलिया और हिमांशु भाऊ हैं। दोनों एक ही गांव रिटोली के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक दिनेश का आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे में पुरानी रंजिश की वजह से भी इस हत्या की आशंका है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। इस बाबत हम यहाँ आए हैं। उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी जो बॉडी है उसको हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है सीजीआई में, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आए हैं, ये क्यों और किस लिए हत्या की गई इसके बारे में जांच करके बता पाए। प्राइमा फेसी तो देखने से 15-20 गोलियां बता रहे हैं चली हैं। अभी जांच करेंगे कितने राउंड फायर हुए हैं। मरने वाला दिनेश और गोगा है, जो निजामपुर का रहने वाला था, और मारने वाले का भी पता नहीं लगा है किसने इसकी वारदात को अंजाम दिया। अभी जांच के बाद ही बता पाएंगे। 3 फरवरी को दिल्ली में द्वारका में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक युवक साहिल को टक्कर मार दी थी। इस घटना में साहिल की मौत हो गई उसके बाद इलाज के दौरान, और आरोपी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में के तहत उसे सुधार गृह में रखा गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। साहिल की मां इना मकान ने आरोपी को जमानत दिए जाने पर सवाल उठाया। इना का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, तो फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। इसके साथ ही इना ने दावा किया कि स्कॉर्पियो पर ओवर स्पीडिंग के कई चालान हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच में आरोपी नाबालिग था। घटना के वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। एफआईआर में शुरुआती जानकारी के आधार पर उसकी उम्र ही लिखी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। ये दर्द है एक मां का, जिसका जवान बेटा एक रईसजादे की शौक की भेंट चढ़ गया। और रईसजादा खुलेआम घूम रहा है। ये दर्द है एक मां का, जिसकी जिंदगी का सहारा रफ्तार के कहर ने छीन लिया। ये जो एक्ट है, ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका साउथ थाना इलाके में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक मां, जिसकी जिंदगी का सहारा उसका बेटा था, रफ्तार के कहर ने छीन लिया। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। ये उसी बेटे साहिल की मां जो अपने बेटे को याद करके हर पल फफक कर रो पड़ती हैं, क्योंकि इना की जिंदगी का सहारा साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे वो पिछले 23 सालों से सिंगल मदर के रूप में पाल रही थी।
और जिस स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मारी थी वो आजाद घूम रहा है। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंट्स हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया। ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। इना माकन का आरोप है कि जिस वक्त घटना हुई, स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा युवक और उसकी बहन कार में सवार थे। दोनों रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर रील बना रहे थे। तभी गाड़ी ने बाइक से जा रहे साहिल को टक्कर मार दी। इसके बाद भी स्कॉर्पियो सवार रुका नहीं और एक कैब में टक्कर मार दी। इस हादसे में कैब सवार बुरी तरह घायल हो गया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियां टूट गई हैं, उसका सिर फटा है। टक्कर कितनी भीषण थी ये स्कॉर्पियो की हालत देखकर समझा जा सकता है। गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं, शीशा चकनाचूर हो गया है, वहीं बाइक भी पूरी तरह टूट गई है। बाइक का पिछला टायर निकल गया। स्कॉर्पियो गाड़ी जिस कैब से टकराई वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो चला रहे आरोपी को भी पकड़ा था। दावा किया गया कि गाड़ी चला रहा युवक नाबालिग है। इसी आधार पर 10 फरवरी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी की तरफ से दलील दी गई कि उसे अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देनी है। साहिल की मां इना माकन का आरोप है कि स्कॉर्पियो चला रहा युवक नाबालिग नहीं बल्कि 19 साल का बालिग है। इस बात की तस्दीक खुद पुलिस की FIR में हो रही है, जहां उसकी उम्र 19 साल लिखी है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना और 106(1) लापरवाही से मौत जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। बताया जा रहा है कि जिस स्कॉर्पियो कार ने साहिल को टक्कर मारी उस पर 13 चालान पहले से पेंडिंग है। ज्यादातर चालान यूपी के हैं और सभी ओवर स्पीडिंग के हैं। ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है, क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है। ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं। उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस भारी भरकम गाड़ी को एक 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस मामले में नियम साफ है, अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है या दुर्घटना करता है तो असली जिम्मेदारी गाड़ी के मालिक की होती है। गाड़ी के मालिक को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है।
जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चलाया जाएगा। यदि नाबालिग की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है और वो किसी की जान लेता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह तय कर सकता है कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई है तो फिर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्यों पेश किया गया? क्या पुलिस ने एफआईआर लिखते वक्त आरोपी की सही उम्र जानने की कोशिश नहीं की थी या फिर बाद में आरोपी की उम्र में खेल कर दिया गया? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। मुजफ्फरनगर में जहां वैलेंटाइंस डे के दिन पत्नी ने पति को पहले नींद की गोली खिलाई, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। उधर श्रीगंगानगर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए 16 जनवरी से गायब एक शख्स की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी, उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। इस हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया। यहां भी पति की हत्या गला घोंटकर और फिर उसके बाद उसे ईंट पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया और कुछ दूर नहर में शव को ठिकाने लगा दिया गया। पति बना रास्ते का रोड़ा तो पत्नी का प्रेमी लेकर आया हथौड़ा। पति को खिलाई नींद की गोली, फिर प्रेमी के साथ पति का मर्डर। मुजफ्फरनगर टू श्रीगंगानगर, बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश। अवैध संबंध, शादी के बाद प्रेमी की चाह और रास्ते का रोड़ा बन रहे पति का मर्डर। एक तरफ जहां खौफनाक वारदातों में भरोसे के कत्ल सामने आ रहा है तो वहीं क्राइम का बदलता पैटर्न भी हैरान करने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक शहर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश ने हर उस शख्स को चौकन्ना कर दिया है जो विवाह के बाद प्रेम प्रसंग के मामलों से दो चार हो रहे हैं। रात के अंधेरे में डेड बॉडी लेकर जाते इन दो बाइक सवारों में एक मृतक की पत्नी है तो दूसरा उसकी पत्नी का आशिक, जिसके साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मलीरा गांव में हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 15 फरवरी 2026 की सुबह मलीरा गांव के जंगल में एक शख्स की डेड बॉडी मिली। मौके पर पहुंची टीम ने शव की पहचान मलीरा गांव के ही संदीप के रूप में की, जिसके बाद पुलिस की दो टीमें मामले की जांच में लग गई। जांच के दौरान पुलिस ने अगले दिन यानी 16 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बस स्टैंड में मृतक की पत्नी मीनाक्षी और उसके प्रेमी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अवैध संबंध की बात कबूल करते हुए 14 फरवरी की रात हुई वारदात के बारे में बताई, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलीरा में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला था। इस मृतक की पहचान ग्राम मलीरा निवासी संदीप के रूप में हुई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए एएसपी सिटी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है तथा जो आला कत्ल है वो बरामद किए गए हैं। वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी के लिए पति का कत्ल करने वाली पति मीनाक्षी ने पति को खाने में नींद की गोलियां दे दी। अचेत होने पर प्रेमी गौतम के साथ मिलकर हथौड़े से अपने पति संदीप के सिर, चेहरे और गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बाइक के बीच में रखा और गांव के बाहर फेंक दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा, खून से सने कपड़े और चादर बरामद कर ली है। जो मृतक संदीप है इसकी पत्नी मीनाक्षी और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किए और मरने के उपरांत अपनी मोटरसाइकिल से इसको जंगल के जो गांव का जंगल है वहाँ पे ये डाल के आ गए थे। इसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है तथा जो इनके आला कत्ल है तथा जो खून से सने हुए कपड़े हैं वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
शादी को 7 जन्मों का बंधन मानने वालों के भरोसे के कत्ल की दूसरी वारदात का खुलासा राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने किया है, जहां नई मंडी घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, तो एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को 2 फरवरी को फलोदी की नहर में एक डेड बॉडी बुरी हालत में मिली, जिसकी पहचान 16 जनवरी से गायब भजनलाल के रूप में हुई। शव के गले में रस्सी लगी हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी इंदिरा देवी और उसके प्रेमी प्रभु दयाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस ब्लाइंड मर्डर में भी अवैध प्रेम संबंध में पति की हत्या का मामला सामने आया। लगातार काम करने से हमें पता चला कि ये हत्या का मामला था। जो मृतक भजनलाल है, उसकी पत्नी इंदिरा देवी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका नाम प्रभु दयाल। वो दोनों ने मिलके अब उसके पति को पूरे मारने की एक षड्यंत्र रचा, और जब वो निकला वहां से, गांव से निकला, तो पत्नी ने बताया अपने प्रेमी को। प्रेमी और एक प्रेमी ने एक नाबालिग बच्चे को अपने साथ लिया और रास्ते में उसको रोक के उसको लठ से खूब मारे, जिससे वो बेहोश हो गया, और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो उसकी बाइक और मृतक को अपने बीच में बिठा के, और वो जो 465 हेड है इंदिरा गांधी नहर, वहां पर लेकर आए। वहां पर एकदम उसको थोड़ा होश आ गया, उसकी मृत्यु नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। तो ये देख के वहां पर पड़ी हुई जो ईंट होती है, उससे उसके सिर में इतने वार किए कि उसकी हत्या हो गई। और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए मृतक की लाश और मोटरसाइकिल उन्होंने नहर में डाल दी। यूपी से राजस्थान तक अवैध संबंध में पति के कत्ल के मामले ने एक तरफ जहां शादी के पवित्र बंधन को कलंकित किया है, तो मर्डर की इन दोनों वारदातों ने भरोसे का भी कत्ल किया है। आपके घरों में भी बाजार से घी जरूर आता होगा, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक से परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 30 किलो नकली घी बरामद किया। इसके अलावा मौके से 3 लोग भी पकड़े गए जो नकली घी बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी भारी मात्रा में नकली घी मिला है। टीम ने एक फैक्ट्री में छापा मारकर 1000 किलो से ज्यादा घी बरामद किया जो नकली है, जिसके बाद टीम अलर्ट मोड पर आ गई। अब जगह जगह छापेमार कार्रवाई हो रही है। शहर शहर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिलावटखोरों को ना आपकी जान की कोई परवाह है और ना ही कानून का डर। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। बोतलों में बंद ये वो नकली घी है जो धड़ल्ले से बाजारों में शुद्ध घी के नाम पर बेचा जा रहा था। मिलावटखोर इसे ऐसी ऐसी चीजों से बना रहे थे जो आपको और हमें बहुत बीमार करने के लिए काफी है। और ऐसा नहीं है कि ये दाम में सस्ता मिलता था। मिलावटखोर इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 1000 रुपए किलो में बेचते थे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फूड सेफ्टी टीम के साथ मिलकर अभिनंदन नगर स्थित कर्मचारी कॉलोनी में चल रही नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि जब टीम मौके पर पहुंची, उस समय आरोपी नकली घी तैयार करने में लगे हुए थे। पकड़ा गया नकली घी सोयाबीन तेल और केमिकल से बनाया जा रहा था। आरोपी पहले वनस्पति घी और सोयाबीन तेल को गर्म करते थे, फिर उसमें केमिकल और आर्टिफिशियल देसी घी फ्रेगनेंस मिलाकर नकली घी तैयार होता था। ये घी देखने और खुशबू में देसी घी जैसा ही लगे, इसके लिए खास केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। टीम ने मौके से करीब 25 से 30 लीटर नकली घी और करीब 2 लीटर नकली शहद जब्त किया। इसके अलावा फैक्ट्री से नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोयाबीन तेल, केमिकल, बर्तन, गैस सिलेंडर और कई उपकरण बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से करीब 6 मोबाइल और 2 से 3 बाइक जब्त की गई।
फूड सेफ्टी टीम ने जब्त किए घी और शहद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। यहाँ तो आरोपी ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर नकली घी बेच रहे थे। कानपुर के चाबेपुर थाना क्षेत्र में नकली घी की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि राज बहादुर यादव नाम का शख्स ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बेचता है। ऐसे में पुलिस ने छापा मारकर मौके से 1080 लीटर नकली घी बरामद किया। इसके अलावा फैक्ट्री से कच्चा माल, मशीनें, पैकिंग सामग्री और ब्रांडेड कंपनियों के भारी मात्रा में लेबल बरामद हुए। पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि फैक्ट्री में शुद्ध घी के नाम पर रिफाइंड ऑयल और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में टीम ने फैक्ट्री को सील कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। शहर शहर मिलावटखोर एक्टिव हैं। नकली दूध से लेकर घी और पनीर तक धड़ल्ले से बिक रहा है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि बाजार से लाया गया दूध और घी असली है या नकली। जो एक दूध होता है, दूध में हम आयोडीन अपना घर पे जो घाव पड़ता है तो उसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाता है, वो उसका ड्रॉप डालने से पता चल जाएगा। ये टिंचर आयोडीन है, ये नेगेटिव सैंपल है। तो ये डालने से क्या होता है? कलर चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो स्टार्च वाला है उसमें ब्लैक स्पॉट हो गया। तो ये जो है ये स्टार्च की मिलावट वाला मिल्क है। ये एक नागरिक जो है ये सिंपल आयोडीन जो घर पे होता है उससे टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो ये जो है वो तुरंत ही पता चल जाएगा, इसमें 5 सेकंड भी लगता नहीं है। कई तरीकों से आप नकली और असली का पता लगा सकते हैं। हालांकि मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ में केजीएमयू में मजार को लेकर विवाद और बढ़ गया है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन नाम के एक संगठन के ने वाइस चांसलर और एक प्रोफेसर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी संगठन को लीगल नोटिस भेजा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर गाजियाबाद में भी एक मजार तोड़ने पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। हिंदू संगठन ने और भी कुछ मजारों को लेकर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी में लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक मजार पर बवाल। गाजियाबाद में एक मजार तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ तो लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजार का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर इस्लाम ने चौक थाने में तहरीर देकर केजीएमयू कैंपस में मजार तोड़े जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद और प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह को वक्फ संरक्षित धार्मिक स्थल तोड़े जाने का जिम्मेदार बताया गया है। तहरीर में लिखा गया है, केजीएमयू परिसर में हजरत शाह क़िवामुद्दीन अब्बासी उर्फ हारमैन शाह के वक्फ संरक्षित धार्मिक स्थल है। लेकिन 26 अप्रैल 2025 को केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद और केजीएमयू के डॉक्टर के सिंह कुछ लोगों को साथ में लेकर दरगाह पहुंचे और वहां धार्मिक संरचनाओं, दीवारों, चबूतरों को नुकसान पहुंचाया और लोगों को डराया धमकाया, जबकि ये वक्फ की दरगाह है। इस तहरीर को लेकर केजीएमयू की ओर से सैयद बाबर इस्लाम को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी और अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। उनका कहना है कि वो जो जमीन खाली कराई गई है उन्हें वापस दे दी जाए, उनको सौंप दी जाए और जो 6 मजारों को नोटिस दी गई है वो नोटिस भी वापस ले ली जाए। जो भी कार्रवाई की गई थी हाईकोर्ट के आदेश के तहत नियमानुसार की गई थी। वो उनका इस जो मजार है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें मैनेजिंग कमेटी है और मैनेजिंग कमेटी ने इसका मुकदमा किया, लड़ा। लेकिन जिस तरह से वो ये पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं उससे लोग गुमराह हो सकते हैं और हमसे नाराज हो सकते हैं और हम लोग खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि इनके पत्रों से ऐसा आभास होता है कि हमने खासतौर पर जानबूझकर वो मजार की जमीन तोड़वा दी या मजार पे
क्षति पहुंचा दी। लखनऊ के साथ गाजियाबाद में भी एक मजार को लेकर बवाल हो गया। एक वायरल वीडियो में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ युवक हथौड़ा लेकर मजार तोड़ते दिखे। बैकग्राउंड में सनातन का गाना चल रहा है। बाद में उन्होंने उस जगह से मलबा भी साफ कर दिया। वीडियो में एक युवक अवैध मजारों को लेकर चेतावनी देता है। ये पूरा हिंदुओं का इलाका है गाजियाबाद का, और यहाँ पे बीच में रोड पे ही मजार बना रखी है। ये हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजार का कोई काम नहीं है, और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ भी ऐसा अवैध रूप से बनाया जाएगा हम हाथ के हाथ तोड़ने का काम करेंगे, और इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। ये वीडियो गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारी नगर इलाके का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल युवा मोर्चा नाम के संगठन ने और भी मजारों को लेकर चेतावनी दी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आरएसपुरा में जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हो गए। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तान के नागरिक एहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह हैं। कैदियों ने फरार होने के दौरान पुलिस वालों पर भी फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस कैदियों की तलाश कर रही है। कैदियों के भागने के बाद सीमा पार चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू से लेकर कठुआ और कश्मीर तक पुलिस की अलग अलग टीमें इनको तलाश कर रही हैं ताकि तीनों को पकड़ा जा सके। घटना सोमवार करीब शाम 5:05 की है, जब आरएसपुरा सेक्टर में जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में सजा काट रहे 3 नाबालिग कैदियों ने फिल्मी अंदाज में वहां से फरारी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने न सिर्फ ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया, बल्कि अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वालों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बड़ी खबर यूपी के मेरठ से, जहां पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक सबा को गिरफ्तार किया है, जो 34 साल पहले एक लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी और आज तक पाकिस्तान की ही नागरिक हैं। सबा पर जासूसी और गोपनीय जानकारी पहुंचाने का आरोप है। दरअसल मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद ने पाकिस्तानी नागरिक सबा उर्फ नाजी से 1988 में पाकिस्तान जाकर निकाह किया था। दोनों के 3 बच्चे हुए और साल 1993 में सबा पाकिस्तान गई, जहां चौथी बेटी को उन्होंने जन्म दिया। आरोप है कि सबा ने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बेटी एनम की एंट्री कराई और भारत वापस आ गई, लेकिन करीब 34 साल बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली। सबा और एनम आज तक पाकिस्तानी नागरिक हैं। यहां तक कि सबा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी बेटी का फर्जी पासपोर्ट तक बनवा रखा है। सबा का खुद वोटर लिस्ट में 2 जगह पर नाम दर्ज है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में अब जुटी है। सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ एक, बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियाँ कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं कर ही दूँ शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है और मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी ISI में थे पाकिस्तानी। पता तो हमें था, लेकिन हम इनकी प्रूफ देख रहे थे कि किस तरह इनके प्रूफ ही कर, बगैर प्रूफ के तो कोई नहीं कर सकता। अब इनके बहुत से प्रूफ जो कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमने शिकायत करी है। ये जाती आती रहती हैं बराबर पाकिस्तान। अब ये हालात जो वैसे हुए हैं तो ये नहीं जा पाई पाकिस्तान। अब आप ये बताइए, 33 साल से इन्हें आज तक नेशनलिटी नहीं मिली इंडिया की, जबकि अभी योगी जी ने भी कहा था कि आप जिसको करवानी हो अपनी करवा लें, जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। इनकी आज तक, और फिर दूसरी बात यह है इनकी बेटी पाकिस्तान में हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बना रखे हैं फर्जी। बर्थ सर्टिफिकेट भी इंडिया का ही है, इनके पासपोर्ट पे चढ़ के आई है बेटी वहां से। आरोप है कि सबा के पिता ISI के एजेंट हैं। ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आज सबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना दिल्ली गेट पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला जिनका नाम सबा फरत है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर पाकिस्तान से इंडिया आई थी। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर ID कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं और जिनकी जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है।
सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें जो भी और अन्य लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।